अवस्थी खबरों की ओर बढ़े उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आम महोत्सव में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी का आम दुनिया में बना वैश्विक ब्रांड। 26% आम का उत्पादन यूपी में होता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। 8 आरोपियों से 69,85,493 रुपए नगद बरामद। हॉस्टल की टंकी से नकदी बरामद। पुलिस की बरामदगी में खुलासा सामने आया। यूपी टेट 2026 परीक्षा का दूसरा दिन आज 2 पालियों में आयोजित होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा। हजारों अभ्यर्थी आज देंगे अपनी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था हुआ रवाना। पहलगाम और बालटाल से निकला श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा में तैनात 7,000 से ज्यादा जवान। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का हाई अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। लोगों को सावधानी बरतने की अपील। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट, एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही है। एसआईटी लगातार जांच कर रही है। एसआईटी की जांच का दायरा भी बढ़ चुका है और आपको बता दें एक के बाद एक नए खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दी, जहां पुलिस की बरामदगी में खुलासा सामने आया। 8 आरोपियों से 69,85,493 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। आरोपी रमाशंकर को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। न्यू टीचर्स कॉलोनी हॉस्टल में टंकी से नकदी बरामद की गई है। काली पन्नी में रखे 1 लाख रुपए मिले। वीडियोग्राफी हुई। विवेचना में दर्ज कई आरोपियों से नकदी आभूषण बरामद किए गए हैं। देखिए राम मंदिर चोरी मामले में लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। एक के बाद एक परत दर परत खुलती चली जा रही है। ये बड़ा अमाउंट 69 लाख रुपए का 69,85,493 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 8 आरोपियों से इतनी बड़ी रकम बरामद की गई है। देखिए ये तो कैश बरामद किया गया है। न्यू टीचर्स कॉलोनी हॉस्टल में टंकी से ये नकदी बरामद की गई है। काली पानी, बता दें कि काली पन्नी में 1 लाख रुपए मिले और पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। विवेचना में कई आरोपियों से नकदी और आभूषण मिले हैं। तो देखिए अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस की बरामदगी में खुलासा सामने आया है। देखिए जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। कथित 7 से 8 करोड़ रुपए की चोरी की बात बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से नकदी बरामद हो रही है और कई लोगों ने अपनी पत्नी, अपने पिता, अपनी बहन के नाम पर जमीनें खरीद करके डाल दी। अगर उसका आंकलन आज आप लगाने बैठेंगे तो ये चढ़ावा चोरी मामला करोड़ों अरबों तक पहुंचेगा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन देखिए जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे एसआईटी अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है, वैसे वैसे नकदी की रकम भी बढ़ती चली जा रही है।
बिल्कुल सौम्या, आपको बता दें कि जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला है और उसके बाद में एसआईटी की टीम गठित की गई और लगातार उसके बाद से ही दिन प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं, नई कार्रवाइयां हो रही हैं, नए एक्शन हो रहे हैं और नए नाम आ रहे हैं। और जब एक नया नाम आता है उससे पूछताछ होती है तो फिर ऐसे 4 नए नाम आते हैं और ऐसे में जो ये सिलसिला है, जो ये पूरा एक नेक्सस है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसी कारण से एसआईटी की जांच की जो तारीख है वो बढ़ाई गई और 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। आपको बता दें, पहले लवकुश के घर पर आभूषण और पैसे मिले, अंकल के यहाँ मिले और अब रमाशंकर के यहाँ 1 लाख लगभग रुपए की जो नकदी मिली है, उससे बड़े सवाल खड़े होते हैं। और तमाम ऐसे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है, 8 लोगों के खिलाफ, उनके परिजनों के नाम पर अयोध्या में संपत्तियां जो है उसका ब्यौरा भी मिल रहा है। और साथ में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, वीआईपी घोटाला जिसे कह सकते हैं, वीवीआईपी घोटाला। जो वीआईपी लोग जाते थे वो दर्शन करने के लिए, उससे चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम पर ये लोग जितने भी जिनके लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है, इसमें कई नाम ऐसे अनुकल्प और अनुभव, इन लोग के ऐसे नाम है कि ये लोग उसका फास्ट फूड बना लेते थे और होटल से लाकर दर्शन कराते थे और दर्शन कराकर भी उसमें मोटा मुनाफा कमाते थे, लोग श्रद्धालुओं से पैसे ले लेते थे। ऐसे में ये भी बड़ा एक स्कैम सामने आया है कि दूसरे के, और एक हिसाब से एक सुरक्षा की दृष्टि से भी माना जा सकता है कि जहां पर पावर सिर्फ महासचिव को थी और ट्रस्ट के सदस्यों को थी, उस पावर का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे। और जहां जमीन का मामला है, पैसे का मामला है, वहीं पर सुरक्षा का मामला भी अब खुलकर सामने आया है। बिल्कुल रमन, देखिए एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। अब सबकी नजर है 6 तारीख को जो बैठक होनी है ट्रस्ट की, उसमें तय होगा, क्योंकि जो चंपत राय अनिल मिश्रा के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, क्या वो इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं स्वीकार किया जाएगा, या पूरी ट्रस्ट को ही भंग कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार नाम सुर्खियों में रहा चंपत राय का और अनिल मिश्रा का, उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसकी पुष्टि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने की। और उसके बाद में 11 जुलाई को बैठक रखी गई थी जिसमें उनके इस्तीफे पर चर्चा होनी थी, लेकिन बाद में 6 जुलाई को भी बैठक रखी गई जिसमें ट्रस्ट की बैठक में उनके इस्तीफे पर चर्चा होनी थी कि इस्तीफा लिया जाए या फिर ना लिया जाए। और लिया जाए तो कौन से नए लोग होंगे जो राम मंदिर ट्रस्ट की कमान संभालेंगे। आपको बता दें, जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, तो जिस तरीके से ऐसे आसार बने हैं, इस्तीफा हुआ है और बैठक का पहले होना, अगर इस्तीफा दे दिया था चंपत राय अनिल मिश्रा ने, अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं करना होता तो बैठक टाइमिंग को आगे बढ़ाया जाता ताकि मामला थोड़ा ठंडा होता, एसआईटी अपनी जांच देती और उसके बाद बैठक होती और फिर फैसला होता। और हो सकता था कि फिर उसमें इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन जिस तरीके से भी एसआईटी जांच के बीच में ही बैठक हो रही है और इस्तीफा भी चंपत राय का और अनिल मिश्रा का आ गया है, ऐसे में संभावना पूरी है कि दोनों का इस्तीफा भी स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब कौन होगा, सवाल ये भी उठ रहे हैं। तमाम सामाजिक लोग, तमाम साधु संत और खासकर आम जनता भी कह रही है कि ट्रस्ट को भंग करना चाहिए और एक नई ट्रस्ट भी बनानी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी और चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है, ये 6 जुलाई को ही तय होगा। बिल्कुल रमन, देखिए बैठक पर सभी की निगाहें हैं और अब सभी सवाल ये उठा रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी मछलियां हैं, यानी जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी थे, उनके पास से अनाप शनाप पैसा निकल रहा है, आभूषण, कीमती आभूषण निकल रहे हैं। उन्होंने अपने घर वालों के नाम पर करोड़ों की जमीनें खरीद ली हैं। तो वो जो बड़ी मछलियां जिनका जिक्र विपक्ष कर रहा है, सोशल मीडिया पर हो रहा है और लगातार हम भी कर रहे हैं कि वो बड़ी मछलियों के पास क्या कुछ नहीं होगा और कितने लंबे वक्त से ठगने का काम किया जा रहा होगा, चोरी का काम किया जा रहा होगा, लेकिन अभी भी किसी बड़े नाम का खुलासा यहाँ पर नहीं हुआ है। जांच को इतने दिन बीत चुके हैं। बिल्कुल, सवाल ये शुरू से है कि अगर ये जिस तरीके सीसीटीवी में पाया गया कि लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, उसके बाद मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी भी ये सवाल है कि ये चोरी ये लोग खुद कर रहे थे, किसी की निगरानी में कर रहे थे, कोई इनका मास्टरमाइंड था, और या फिर इसमें जो बड़े, जैसे आपने मछलियों का जिक्र किया, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों का जिक्र किया कि सिर्फ उनकी लापरवाही के कारण से ये सब हुआ। एसआईटी ने तमाम पूछताछ की है, तमाम लोगों से तमाम ऐसे कागज, एविडेंस तमाम इकट्ठे किए हैं। अभी तक पुष्टि
तौर पे, औपचारिक तौर पे ऐसे किसी भी बड़े आदमी सीधा इल्जाम नहीं है, लेकिन कमी जो पाई गई है चंपत राय के और गोपाल राव हो, अनिल मिश्रा हो, ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी इन लोगों ने अपनी अच्छे तरीके से नहीं निभाई है और लापरवाही का सीधा प्रमाण मिला है। वही कारण है कि चंपत राय ने एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि गोपाल राव को लेकर अभी रस्साकसी चल रही है और सिर्फ यही नाम नहीं, आपको बता दें कि जो सीसीटीवी की निगरानी की जिम्मेदारी जिस अर्जुन देव के ऊपर के अधिकारी के ऊपर 17 साल से वहां के निगरानी देख रहा था, उसको भी वहां से हटाया गया है। और लेकिन अब देखना होगा कि एसआईटी किसी बड़े नाम का किसी सबूत के साथ खुलासा करती है, सिर्फ नैतिक तौर पे और लापरवाही के कारण से किसी जिम्मेदार पद पे सीबीआई की भी एंट्री इस पूरे मामले पर हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारियां साझा करिए। अगली बड़ी खबर आपको दे दें, जहां उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आम विदेशों तक पहुंच रहा है और लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, आम खाने को मिलते हैं और मैंगो फेस्टिवल इस समय उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। अलग अलग तरीके के आम उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल में देखने को मिले। बता दें कि यूपी में आज से मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी ने मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत की है। कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया है। यूपी का आम दुनिया में वैश्विक ब्रांड के रूप में बना। प्रदर्शनी में हर तरह की वैरायटी का आम देखने को मिला। 26% आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का आम कितना प्रचलित है, मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आम जितना स्वादिष्ट है उतना दिखने में भी अलग अलग तरीके का यह आम है। विदेशों तक जाता है और 26% आम जो है, जो दुनिया भर में पहुंचता है, वो यूपी का है। कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित करने के दौरान उत्तर प्रदेश के आम की खासियत बताई। बहनों और भाइयों, अलग अलग व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, इंडिविजुअल का पता लगता नहीं, लेकिन जब उसको सरकार के स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है और वहां पे शोकेसिंग का अवसर प्राप्त होता है, तो लोगों को पता लगता है कि कितनी वैरायटी है आम की और यूपी के अंदर कितनी है। आपने यहां पे देखा होगा, प्रदेश भर की और देश के अलग अलग राज्यों से भी 800 वैरायटी आम की एक साथ यहां पे प्रदर्शित हो रही है। यानी वाराणसी और गोरखपुर का लंगड़ा भी है, गोरखपुर का गौरजीत भी है, बस्ती का आम्रपाली भी है और मलिहाबाद लखनऊ की दशहरी भी है। बागपत और सहारनपुर का रटोल भी है और प्रदेश भर के अलग अलग जनपद और अलग अलग कमिश्नरी में पैदा होने वाली अद्भुत आम की किस्में हैं, जो वहां की माटी की सुगंध को भी और वहां की मिठास को लेकर के भी इस महोत्सव में यहां पर आई है और अपनी एक नई पहचान के साथ हर व्यक्ति को आकर्षित भी कर रही है। वहीं लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महंत गोपाल दास से की मुलाकात, उनका हालचाल जाना, उनकी तबीयत के बारे में जाना। लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पर महंत गोपाल दास का हालचाल जाना। बता दें कि लंबे वक्त से उनकी तबीयत खराब चल रही है। उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां वो भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास से मिले मुख्यमंत्री योगी। मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं नृत्य गोपाल दास। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास। तबियत बिगड़ने पर मेदांता में भर्ती कराए गए हैं। देखिए काफी बुजुर्ग हैं और लंबे वक्त से आमतौर पर उनकी तबियत खराब ही रहती है, लेकिन उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बताते चले
कि अयोध्या ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए हलाला 3 तलाक को लेकर बड़ी टिप्पणी कोर्ट के सामने आई है। बता दें कि हलाला और 3 तलाक को लेकर ये बड़ी टिप्पणी देखने को मिली है। कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बड़ी टिप्पणी। जहां प्रयागराज से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां हाईकोर्ट ने हलाला 3 तलाक पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। ये रस्म रिवाज अंतरात्मा को झकझोर देने वाले हैं। महिलाओं की यौन शोषण की इजाजत नहीं दे सकते। हलाला 3 तलाक समाज का काला पन्ना। हलाला सोची समझी रणनीति के साथ गैंगरेप है। आरोपियों को राहत की मांग वाली याचिका खारिज। अमरोहा के एक मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस मुनीर, जस्टिस तरुण सक्सेना का ये बड़ा फैसला। तो देखिए, इसे बहुत बड़ी टिप्पणी के रूप में देखा जा सकता है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं को शोषित करने के लिए, और इसे गैंग रेप की श्रेणी में रखना चाहिए। परंपराओं के नाम पर कब तक महिलाओं का शोषण होता रहेगा? हलाला एक सोची समझी रणनीति है। आरोपियों को राहत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। अमरोहा के एक मामले में हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। जस्टिस मुनीर, जस्टिस तरुण सक्सेना का यह बड़ा फैसला कह सकते हैं। देखिए, हलाला 3 तलाक एक प्रथा के रूप में देखा जाता है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, कोर्ट की बड़ी टिप्पणी से देखा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक सोची समझी साजिश है, रणनीति है, जिसको अपनाकर महिलाओं के साथ रेप किया जाता है परंपराओं के नाम पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो काफी जो है, जिस तरह से जो है उन्होंने साफ ये कहा है कि निकाह हलाला और 3 तलाक जैसे जो रस्मों में फंसाकर जो बच्चियों या फिर महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जाता है वो गैर कानूनी है, और ये कानून के दायरे में आता है, और जो सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला माना जा सकता है, और इसमें जो है कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ जो है न्यायालय का ये आदेश दिया गया है। मामला जो है अमरोहा का था, जहाँ पर जो है एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें कि 15 साल की बच्ची जिसकी कि 2015 में जो है शादी हुई थी। उसके बाद जो है 3 तलाक, हलाला और निकाह के चक्रव्यूह में जो है उसके फंसाकर लगातार जो है यौन शोषण किया जा रहा था। इस पूरे मामले में जो है जब न्यायालय ने साफ कहा है कि जो आरोपी हैं उनकी जो याचिका थी उनको उन्होंने रद्द कर दिया है न्यायालय ने, और साथ ही जो है ये भी कहा है कि क्यों नहीं उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि अदालत ने जो है मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज हमारे समाज का वह काला पन्ना है जो संवैधानिक मूल्य, समानता और मानवीय गरिमा की अवधारणा से कोसों दूर है। अब तक के जो तथ्य उसमें सामने आए हैं वे अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं, और यहाँ सभी आरोपियों ने जो है ऐसे गिरोह के रूप में जो भूमिका निभाई है वो प्रथम दृष्टया देश के कानून के खिलाफ है। विवेचना के प्रारंभिक स्तर पर उन्हें FIR रद्द कराने की मांग का हक नहीं दिया जाता है, यानी कि जो आरोपियों ने जो है मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी उसको रद्द करने की बात साफ कही गई है। तो ये कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो काफी सख्त है, और जिस तरह से जो है नाबालिग बच्चे के पक्ष में जो है ये फैसला दिया गया है काफी सराहनीय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।
देखिए धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे मौसम खुशनुमा हो रहा है, पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश हो रही है। बात करें दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की भी, यहाँ पर भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही जमकर बदला बरसेंगे। इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार देर रात दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। तय तारीख 27 जून से 5 दिन की देरी के बावजूद मानसून ने आते ही राजधानी को झमाझम बारिश की सौगात दी। कई हफ्तों से उमस और भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है और मौसम पूरी तरह से अब बदल चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के मुताबिक अब मानसून दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के इस बड़े हिस्से में फैल चुका है। वहीं अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, दक्षिण गुजरात और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि सवाल ये है कि आखिर मानसून दिल्ली में देरी से क्यों पहुंचा। IMD के मुताबिक 2021 के बाद ये पहला मौका होगा जब दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई में दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 2021 में मानसून 13 जुलाई को राजधानी पहुंचा था। लंबे समय तक चली गर्मी, लू और धूल भरी आंधियों के बाद अब मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने, मध्यम से तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तर भारत में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश भी सामान्य तिथि से 6 दिन की देरी के बावजूद पूरी तरह मानसून की चपेट में आ चुका है। लेकिन जहां उत्तर भारत में बारिश राहत लेकर आई, वहीं पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में यही बारिश अब आफत बनती जा रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और कोंकण, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रत्नागिरी में बेहद भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया। IMD के मुताबिक ब्रैन मुंबई नगर निगम और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संवेदनशील इलाकों में संभावित बाढ़ को लेकर पहले ही सतर्क कर दिया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून और मजबूत हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 2 जुलाई से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और तेज हो सकती है। राज्य में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। कई सड़कें बंद है और करोड़ों रुपए के नुकसान की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 4 धाम यात्रा मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और भूस्खलन संभावित इलाकों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में लगातार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव कार्य जारी रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल हैं और कुछ लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों में हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय देश भर में सक्रिय कई मौसम प्रणालियां मानसून को लगातार ताकत दे रही हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और गुजरात के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण गुजरात से कर्नाटक तक फैला ऑफशोर ट्रफ और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र आने वाले दिनों में बारिश को और तेज कर सकता है। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह तक देश के बड़े हिस्से में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना है। यानी कहीं ये बारिश गर्मी से राहत दे रही है तो कहीं बाढ़, जल भराव और भूस्खलन जैसी चुनौतियां भी साथ लेकर आ रही है। बहुत बड़ी इस टिप्पणी की है। अयोध्या चोरी मामले में संघ का साफ तौर पर कहना है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, हर कमियों को दूर किया जाएगा। आरएसएस का पहला और बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, आरएसएस ने साफ तौर पर कहा राम मंदिर में चोरी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी बेहद जरूरी है। और आरएसएस का ये पहला बयान है इस पूरे मामले में। चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बहुत बड़ा बयान सामने आया। चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का बड़ा बयान का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी की जांच का हम स्वागत करते हैं। सभी कमियों को दूर किया जाएगा, सारे भ्रम खत्म होने चाहिए, कोई संदेह इस मामले में नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।